नमस्कार, तब क्या होगा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आप जिंदगी भर कमाते हैं, अपनी संपत्ति बनाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके बाद ये सब कैसे और किसके पास जाएगा? यही सवाल एस्टेट प्लानिंग को जरूरी बनाता है। लेकिन एस्टेट प्लानिंग सिर्फ वसीयत तक लिमिटेड नहीं है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मजबूत विकल्प के बारे में जो न केवल आपकी मर्जी को लागू करता है बल्कि विवादों से भी बचाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति को संरक्षित करता है। जी हाँ, हम बात करेंगे प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की, जो आज के शो में हम इसके बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस किस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट क्या होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि निजी संपत्ति को कैसे मैनेज करता है। जी हाँ, और इसके अलावा चर्चा इस बारे में कि किसे बनाना चाहिए फैमिली ट्रस्ट, और साथ ही साथ बात यह भी होगी कि वसीयत से ये कितना अलग है। इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन बना सकता है फैमिली ट्रस्ट और इसे बनाने का यानी कि ट्रस्ट को बनवाने का प्रोसेस क्या होता है। तो शो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के विवेक गुप्ता ने कैसे ट्रस्ट बनाकर समझदारी दिखाई। दिल्ली के रहने वाले कारोबारी विवेक गुप्ता ने 20 साल की मेहनत से 30 करोड़ की संपत्ति बनाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो 3 बच्चों और पारिवारिक बिजनेस का होगा क्या। उन्होंने वसीयत बनाई, लेकिन महसूस किया कि परिवार में पहले से कुछ संपत्ति विवाद हैं। ऐसे में उन्होंने एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनवाया, जिसमें सभी संपत्तियां ट्रांसफर की गईं और एक ट्रस्टी बोर्ड भी बनवाया गया। इससे न सिर्फ टैक्स की बचत हुई बल्कि पारिवारिक विवाद की आशंका भी खत्म हो गई। तो देखा आपने कि फैमिली ट्रस्ट जो है वो आपके कितने काम आ सकता है, कैसे आपको विवादों से बचा सकता है। लेकिन आखिरकार ये है क्या, कैसे फैमिली ट्रस्ट काम करता है, कैसे ये वसीयत से अलग है, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के। डॉक्टर जैन इस क्षेत्र में आपको बता देते कि 2 दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं और इसके साथ ही हजारों परिवारों को ट्रस्ट और एस्टेट प्लानिंग की सलाह दे चुके हैं। दीपक सर, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। हम चूंकि आज बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फैमिली ट्रस्ट के बारे में, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के बारे में, सबसे पहले जरा हमें यही बताइए कि ये क्या है और कैसे ये वसीयत से अलग है। तो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट एक संस्था है, पर मैं उसके बारे में बताने से पहले बताता हूँ कि ये क्या नहीं है। हम जब ट्रस्ट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, राइट, जो डोनेशन या उसके लिए काम होती है। ये वो नहीं है, ओके, राइट। हाँ, पर ये अलग संस्था है, पर ये एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट आप पब्लिक के लिए बनाते हो, पब्लिक के भले के लिए बनाते हो, पब्लिक का या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनाते हो। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में वो जो कम्युनिटी है वो आपकी फैमिली है। तो आपने एक अलग संस्था बनाई जो आपके परिवार के हितों का ध्यान रखेगी, आपके जीवित रहते हुए भी, आपके बाद भी। और आपने इसको प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। इस संस्था को हम ट्रस्ट कहते हैं। अगर मैं इसकी लीगल डेफिनेशन कहूँ तो वो कहते हैं, इफ ए गिव्स हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ सी। ये जो अरेंजमेंट है ये ट्रस्ट है। मतलब एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति दी दूसरे जने को, उसके बेनिफिट के लिए नहीं, किसी तीसरे जने के बेनिफिट के लिए। मतलब जो दूसरे को दी है, दूसरे को संभालने के लिए दी हुई है, और बेनिफिट है तीसरे का। ये जो अरेंजमेंट है ये ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट में एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं सेटलर। इस व्यक्ति ने संपत्ति दी। एक व्यक्ति है ट्रस्टी जो इसको संभालेगा, ठीक है। और एक व्यक्ति है बेनिफिशियरी, जिसके फायदे के लिए दी गई, ठीक है। अब ये तीनों सेम व्यक्ति भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा। तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, पर बेसिकली क्या कर रहे हैं हम अपनी संपत्ति को किसी को दे रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन के भले के लिए, राइट। उस अरेंजमेंट को ट्रस्ट कहते हैं। और ये एक सेपरेट संस्था है देन ओरिजिनल। मतलब ये आप नहीं हो, ये आपकी द्वारा एक निर्मित की गई संस्था, एंटिटी है, जो आपके कहे अनुसार चलेगी जब तक आप जीवित हो तब भी, और जब आपकी डेथ हो गई उसके बाद, ओके, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप अपनी संपत्ति पे कंट्रोल रखना चाहते हैं अपनी मृत्यु के बाद,
और मुझे लगता है कि हर कोई रखना चाहता है। तो शायद यही वजह है कि लोग विल भी बनाते हैं। पर विल में प्रॉब्लम क्या है कि जैसी आपने विल करी किसी को, आपके बाद वो संपत्ति उसकी विल में चली गई, उसके बाद चली गई। अब वो कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है ये आपके कंट्रोल के बाहर है। पर ट्रस्ट में तो मैंने कहा तुम्हें दी है, इस तरीके से यूज करोगे, इसके लिए बेनिफिट के लिए यूज करोगे, ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते। ओके। तो इफ यू वांट टू कंट्रोल प्रॉपर्टी फ्रॉम योर ग्रेव, ट्रस्ट इज द ओनली वे टू डू इट, राइट। ट्रस्ट इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि मैं बार बार कहता हूँ एवरी इंडियन शुड हैव अ ट्रस्ट। मतलब जहाँ जहाँ विल फेल हो जाती है, लेटर ऑफ गार्डियनशिप फेल हो जाता है, पावर अटॉर्नी फेल हो जाती है, ट्रस्ट काम कर जाती है। ठीक है। और हमने कितनी सारी संस्थाएं देखी, कितनी सारी बिजनेस फैमिलीज देखी हैं जो आज की डेट में सर्वाइव खाली ट्रस्ट के बेस पे कर रही हैं, है ना। टाटा सन्स ट्रस्ट है, राइट। जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सब ने ट्रस्ट बनाई है, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई और हो, राइट। सब ने ट्रस्ट बनाई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितनी बड़ी सुरक्षा देता है परिवार को, राइट। आप में से बहुत सारे लोग ना IPOs देखते होंगे, IPO के ऐड आते हैं पेपर में, आप उसमें स्पॉन्सर का नाम देखिएगा। ओके। 90% केस में स्पॉन्सर को ही ट्रस्ट होगी उनकी फैमिली की, क्योंकि उन्होंने क्या करा, अपने बिजनेस एसेट्स जीते जी ही ट्रस्ट में डाल दिए, और जब वो पब्लिक हो रहे हैं तो वो ट्रस्ट पब्लिक लेके जा रही है उनको। अच्छा। तो स्पॉन्सर के ओनर कौन है? वो परिवार नहीं है, उनकी ट्रस्ट है ओनर। ओके। क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा रिस्क है, कभी भी हमारे बिजनेस का रिस्क है, हमारे ऊपर आ सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, बिजनेस एसेट को ट्रस्ट में डालो, मेरे अपने से अलग करो। अब मैं सर आपसे ये समझना चाहूँगी, आपने कहा कि ट्रस्ट जो है वो बेहतर है, लेकिन वसीयत में ऐसी क्या कमियां हैं या वसीयत क्या नहीं कर सकती है जो ट्रस्ट कर पा रही है, और क्यों हमारे लिए ट्रस्ट एक बेटर ऑप्शन है? देखिए, दुनिया में कैसी भी वसीयत बना लो वो चैलेंजेबल है। ठीक है। कोई भी उसे चैलेंज कर सकता है। चैलेंज करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हमने बहुत सारा उस पर डिस्कशन भी किया है। ट्रस्ट चैलेंजेबल नहीं है। अच्छा। ठीक है, क्यों नहीं है चैलेंजेबल वो समझते हैं। वसीयत में आपकी प्रॉपर्टी आपकी डेथ के बाद ट्रांसफर होगी, राइट। ट्रस्ट में आपके जीते जी ट्रांसफर हो गई। जब वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई तो अब लड़ोगे किस बात पे? जी। चैलेंज किस बात का है? चैलेंज तो यही करता है ना कि भाई ये ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। मैंने अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में डाल दी, और अब ट्रस्ट डीड के अनुसार वो वितरित होगी। ओके। विल में क्या होगा, मेरे बाद वो प्रॉपर्टी किसी को जाएगी और ट्रांसफर के लिए जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी विल का बेस्ट एग्जीक्यूटर कौन है, इम्प्लीमेंटर कौन है? आप खुद। ट्रस्ट में आपने अपनी विल अपने जीते जी इम्प्लीमेंट कर दी, अब उसका जरूरत ही नहीं है, कुछ चैलेंज ही नहीं है, टाइटल चेंज ही नहीं होगा आपके बाद। बेसिकली ट्रस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट साथ के साथ हो जाएगी, लेकिन वसीयत के लिए राइट, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगर आप चाहते हो मेरे बाद इसको जाए, इसके बाद इसको जाए, ठीक है, विल काम नहीं कर सकती, क्योंकि विल वन टाइम प्ले। अच्छा। मैंने कहा मेरे बाद मेरी वाइफ को, मेरी वाइफ के बाद मेरे दोनों बच्चों को। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपकी डेथ हुई और आपकी वो प्रॉपर्टी वाइफ को गई, अब आपकी विल इंप्लीमेंट नहीं होगी इस पे, अब तो वाइफ की विल इंप्लीमेंट होगी, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। आपकी तो रही नहीं। अब वो दोनों बच्चों को बराबर देना चाहे, ना देना चाहे, किसी तीसरे को दे, वो उसकी मर्जी, आपकी इच्छा नहीं चलेगी इस पे। अच्छा। पर ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। ट्रस्ट में आपने कहा मेरे बाद मेरी ट्रस्ट को, और ट्रस्ट में लिख दिया ये होगा। अच्छा। अब इच्छा आप ही की चल रही है, क्योंकि टाइटल तो दोबारा ट्रांसफर ही नहीं करना, वो तो एक बार हो चुका ट्रांसफर, राइट। तीसरा, हर एक प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, एक होता है कंट्रोल। टाइटल मतलब किसके नाम है, कंट्रोल मतलब किसके कहने पे चल रही है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको इन दोनों में से केवल एक मिलेगा, या तो टाइटल ले लो कंट्रोल छोड़ दो, या कंट्रोल ले लो टाइटल छोड़ दो, तो आप क्या चूज करोगे दोनों में से? कंट्रोल। कंट्रोल। क्यों कंट्रोल क्यों? क्योंकि इंजॉय कंट्रोल करते हो, है ना। ताजमहल मेरे नाम है, मैं जा नहीं सकता वहां पे, तो क्या फायदा उसका? कंट्रोल ही आप इंजॉय करते हो ना। ट्रस्ट अलाउ यू टू कंट्रोल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग टाइटल। टाइटल किसका है? ट्रस्ट का। कंट्रोल किसका है? आपका। और इसका फायदा क्या है? जितने आपके रिस्क आपकी प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो आपके नाम है। अच्छा। अगर ये प्रॉपर्टी आपके नाम ही नहीं है और खाली आप वहां पे मैनेजर की तरह काम कर रहे हो तो आपके रिस्क तो ट्रांसफर ही नहीं होंगे ना। ट्रस्ट में यू कैन कंट्रोल प्रॉपर्टीज विदाउट हैविंग टाइटल।
तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो रिस्क मिटिगेशन के लिए यूज होता है, रिंग फेंसिंग के लिए यूज होता है, रिस्क को कम करने के लिए यूज होता है, एसेट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ना। कल को मेरे क्रेडिटर्स आए, मैंने जहाँ पे लोन ले रखा है कि जो कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें कोलैटरल में दे रखी है, कुछ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज है, और लोन खराब हुआ तो कोलैटरल तो जाएगी क्योंकि मैंने पर्सनल गारंटी दी है, मैं पर्सनल प्रॉपर्टी भी खराब हो जाएगी सारी, और क्रेडिटर ले जाएगा। पर अगर मैंने वो प्रॉपर्टी लोन लेने के पहले या बाद में ट्रस्ट में डाल दी, जो मैंने गिरवी नहीं रखी, तो क्रेडिटर मेरे से वो प्रॉपर्टी नहीं ले आ सकता क्योंकि मेरी रही नहीं, वो ट्रस्ट की हो गई। पर कंट्रोल आपका है, आप एंजॉय कर रहे हो विदाउट रिस्क। आपके सेपरेटिंग स्पाउस एलिमिनी क्लेम करें तो आपको तलाक दे रहे हैं, ट्रस्ट को थोड़ी दे रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बच गई। राइट। तीसरा, अगर आपके बच्चे, सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो और आपकी डेथ हो जाती है, आपके बच्चे माइनर हैं या इमेच्योर्ड है ना, 18 साल का बच्चा भी इमेच्योर्ड है, क्या उनमें इतनी समझ होगी कि अपनी संपत्ति का ध्यान रख पाए? बिल्कुल नहीं होती है। और बच्चे कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे 18-19 साल के बच्चों को अगर आप इतनी प्रॉपर्टी दे दो तो उनको लगता है कि अच्छा आज ही सब कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना, हवा में आ जाते हैं। ट्रस्ट में आप वो कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें इतना इतना पैसा मिलेगा इसी से इस तक, इसके बाद इतना मिलेगा, इसके बाद इतना मिलेगा, इसके बाद, और इस पर्पस के लिए मिलेगा, तो यू कैन कंट्रोल। तो बहुत सारे फायदे हैं ट्रस्ट के। मतलब अगर मैं फायदों की लिस्ट बनाने लगूं तो पूरा एक एपिसोड लिस्ट पे बन जाएगा। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ट्रस्ट के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मुझे लगता है एक हमें अलग से एपिसोड, पूरा शो जो है इसी पे करना पड़ेगा कि ट्रस्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं ट्रस्ट से जुड़े हुए, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं स्टेट प्लानिंग से जुड़े हुए, तो आप अपने सवाल हमें बहुत आसानी से भेज सकते हैं। हमारा शो जो यूट्यूब में है वहाँ पर आपको जाना है, कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल जो हैं वो हमें लिख के भेजने हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। एस्टेट लिखिए और उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल लिखिए और 9354027995 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और YouTube के जरिए जैसा मैंने आपको बताया कि कमेंट सेक्शन में जाकर शो के नीचे जहाँ पे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपने सवाल जो है वो हमें भेज सकते हैं। दीपक सर, आपने बात की थी ट्रस्ट के अंदर जो होता है वो टाइटल होता है, कंट्रोल होता है, इनको अलग कैसे करते हैं और संपत्ति सुरक्षा में ये कितनी मदद करेगा हमारी? टाइटल मतलब किसके नाम है प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट के नाम कर दी उसका टाइटल तो ट्रस्ट के नाम चला गया। ठीक है, और वो आपसे सेपरेट एंटिटी है। कुछ संपत्ति आपके नाम है, कुछ ट्रस्ट के नाम है। जो ट्रस्ट के नाम है वो ट्रस्ट की संपत्ति है, पर आप उस संपत्ति जो ट्रस्ट के अंदर है उसके कंट्रोलर हो सकते हो एज ट्रस्टी। अच्छा, ट्रस्टी कौन है? जो कंट्रोलर है, मैनेजर है, और वो ट्रस्ट डीड के अनुसार उसकी सुरक्षा करता है, उसका इस्तेमाल करता है। तो मैंने क्या करा, आपको मैनेजर बना दिया उस ट्रस्ट का जिसमें संपत्ति ट्रस्ट के नाम है, और आपको राइट्स दे दिए इस्तेमाल करने के। अच्छा। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल अलग कर दिया, टाइटल अलग कर दिया। टाइटल ट्रस्ट के नाम है, कंट्रोल आपका है। ओके। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो आपके रिस्क हैं वो ट्रांसफर नहीं हो रहे उस पे। दूसरा, मैं ये बता सकता हूँ कि आपके बाद कंट्रोल किस पे जाएगा। मुझे अब दोबारा किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या किसी संस्था में जाके नाम चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ ऐसा समझे कि मैंने एक तिजोरी बनाई, उसके अंदर सामान रखा, चाबी आपको दे दी, और उसके बाद मैं चाबी पास ऑन करता जा रहा हूँ। सामान तो उसके अंदर, ये टाइटल तो तिजोरी के अंदर, ये सामान, और आपको बता दिया आपके क्या अधिकार है निकालने के और रखने के इसके अंदर। तो हम खाली क्या कर रहे हैं, कंट्रोल चेंज करते जा रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और सामान एक ही जगह रहा, सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना वही रिस्क होता है ना। आप अगर आपके घर में एक जगह चीज सुरक्षित है, तिजोरी के अंदर सुरक्षित है, पर अगर आप वो घर बदलते रहोगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो वो आपने वो रिस्क खत्म कर दिया और खाली चाबियां ट्रांसफर करते गए, कंट्रोल ट्रांसफर करते गए। ठीक है। और ट्रस्ट में सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, इन सब की क्या क्या भूमिकाएं जो होती हैं वो रहती हैं? देखिए, सेटलर वो व्यक्ति है जिसने ये ट्रस्ट बनाई। अच्छा। और इनिशियल 10,000 रुपए दिए, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली यही है। उसका काम क्या है, मैंने ये डीड क्रिएट करी और शुरू के पैसे मैंने दिए इसके अंदर। राइट। ट्रस्टी वो आदमी है जिसको उसने ये दायित्व दिया इस 10,000 रुपए को यूज करने का, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय, या जो भी एसेट उस ट्रस्ट के अंदर है वो कैसे इस्तेमाल करेगा, वो दायित्व किसका है, ट्रस्टी का है। पर वो व्यक्ति यूज किसके बेनिफिट के लिए कर सकता है, खाली बेनिफिशियरी के लिए। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कपल है, राइट, उनके माता पिता हैं, वो कपल है,
और उनके 2 बच्चे। ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करूंगा, इन दोनों हस्बैंड वाइफ को सेटलर बना दूंगा। ठीक है। ठीक है, इन्हीं को ट्रस्टी बना दूंगा और इन 6 के 6 को बेनिफिशियरी बना दूंगा। ओके। इनके पेरेंट्स, ये दोनों और इनके दोनों बच्चों को, राइट। फिर इसमें डीड में लिखूंगा कि जब तक हस्बैंड और वाइफ दोनों अलाइव हैं, ये इसके अंदर जो संपत्ति है वो कैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके। उनको कोई रोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन। पर इन दोनों में से किसी एक की डेथ होती है तो आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अच्छा। और इन दोनों की जैसी डेथ होगी, राइट, अब उसमें सिचुएशन होगी, क्या उस टाइम बच्चे माइनर हैं या मेजर हैं, ठीक है, चाहे इमेच्योर्ड है या मैच्योर्ड है, वो सिचुएशंस बनाऊंगा मैं अलग अलग ट्रस्ट में कि एक की डेथ हो गई, दूसरा मैच्योर्ड है, एक बच्चा माइनर है, एक मेजर है, इसमें क्या क्या होगा मैं आज ही बता दूंगा। अच्छा। राइट, कि मेरा बच्चा जो माइनर है उसकी स्कूल की फीस जाएगी, उसके रहने का खर्चा जाएगा, राइट, अगर वो हायर एजुकेशन जाएगा वो खर्चा इतने तक जाएगा, वो सारी सिचुएशंस में क्या क्या होगा मैं अभी बता दूंगा। और मैं जब तक जीवित हूँ मुझे अलाउड भी है कि मैं वो जो मैंने आज सोचा है, मैंने सोचा अभी 1 लाख रुपए दूंगा मैं इसको पर मंथ, मेरा मुझे लगता है 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मैं 50,000 करना चाहता हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ उसे चेंज कर सकता हूँ कितनी बार भी, पर जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस में छोड़ के डेथ होगी मेरी, वो इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स, आप कहते हो कि एक हिंदू मेल की मदर उसकी लीगल हेयर होती है, आपने कितनी मदर्स को अपने बेटों की डेथ के बाद उसके प्रॉपर्टी में शेयर लेते हुए देखा है? मुझे लगता है ऐसा हमने बहुत ही कम केसेस में कभी देखा। क्यों? क्योंकि उनपे इतना पावर ही नहीं है कि वो शेयर मांग ले, वो उतने लीगल हैसल में जाना ही नहीं चाहते। पर ट्रस्ट में मैंने उनको बेनिफिशियरी बनाया तो उन पर आराम से ट्रस्टी पैसे दे सकता है उनके रख रखाव के लिए, उनकी डेली नीड्स के लिए। तो आई एम प्रोटेक्टिंग 3 जनरेशंस इन अ सिंगल ट्रस्ट। अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, उनकी आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ओके। तो एक ट्रस्ट के कितने सारे फायदे हैं। इट्स समथिंग which allows your family to live off और with a back end support, कि एक सपोर्ट सिस्टम तो है यार, हम दुनिया में कुछ भी कर लें ये वाला पैसा तो हमारे को मंथली मिलता ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये मान लें कि एक ट्रस्ट बनाकर जो है अगर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है उसके बाद भी वो पूरा जो है अपनी संपत्ति पर नियंत्रण बनाकर रख सकता है, नियंत्रण बना कर सकते और अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा दे सकता है ना। आपकी 5वीं पीढ़ी को भी खाने पीने और पढ़ने के कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा। और आपका नाम 5 पीढ़ी तक जिंदा रहता है क्योंकि जो पैसा देता है उसका नाम सब याद रखते हैं, क्योंकि आजकल लोग वैसे भी नाम बनाने के लिए ही ज्यादातर काम कर रहे हैं। राइट। तो इसका मतलब ये भी कि ट्रस्ट का इस्तेमाल जो है, जैसा कि आपने बताया कि बच्चा इमेच्योर है तब भी हम जो है वो बना के रख सकते हैं कि भाई बच्चे को कैसे कैसे जो है हमें चीज़ें कब कब देनी है, तो बच्चों को कोई खराब आदत ना पड़ जाए, इससे भी ट्रस्ट बनना बचा सकती है हमें। राइट। मैं कह सकता हूँ अगर मेरा बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर देगा तो उसको खाली ड्रग्स वाली संस्था में इलाज कराने के पैसे मिलेंगे और लिविंग एक्सपेंस मिलेंगे, बाकी सब बंद। अच्छा। मैंने बचा लिया। ओके। मैं उसे रिवॉर्ड दे सकता हूँ। अगर मेरे एक बच्चे को ड्रग्स लेने की प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ 3 साल तक अगर ड्रग फ्री रहेगा तो तुझे ये एक्स्ट्रा पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं उसे रिवॉर्ड दे सकता हूँ। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपकी सोच। क्या आप उतना सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते? हाँ, मतलब कि आपने लाइफ में इतनी सिचुएशन सोची या नहीं सोची? हाँ, उसके लिए आपको प्रोफेशनल की मदद चाहिए। राइट। जो आप सोच सकते हैं मैं आपकी ट्रस्ट में कर सकता हूँ। मतलब इट्स द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एस्टेट प्लानिंग। जहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ट्रस्ट वो पॉसिबल कर सकता है। तो देखा आपने कि ट्रस्ट के कितने बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल सकते हैं। ट्रस्ट जो है वो सारे सिनेरियो सोच सकती है जो आप शायद नहीं यहाँ पर बैठे हुए अभी सोच पा रहे हैं। दीपक जी की मदद से जो आप सारे सिनेरियोज को जो है वो सोच के जो है पूरी एक अच्छी से एक ट्रस्ट बना सकते हैं ताकि आप अपना और साथ ही साथ अपने परिवार का भविष्य जो है वो सुरक्षित कर सकें। लेकिन क्या कोई व्यक्ति ट्रस्ट के माध्यम से ये भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि मेरे बच्चों को जो पैसा है वो कुछ खास चीज़ों के लिए ही मिलेगा, चाहे वो पढ़ाई हो गई या किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है? हाँ, मतलब इवेंट बेस्ड हो सकता है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, कि वो जब इतने साल का होगा ये मिलेगा, जब उसकी शादी हो रही होगी तब इतना मिलेगा, जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तब इतना मिलेगा, वो बिजनेस एक बार सेटअप करना चाहे तो इतना मिलेगा, जब वो रिटायर होगा तो इतना मिलेगा।
आई कैन प्लान फॉर अ पर्सन बिफोर ही इज बोर्न एंड आफ्टर ही डाइज, मतलब उसके पैदा होने से पहले मैं उसकी प्लानिंग कर सकता हूँ और उसकी मृत्यु के बाद कैसे उसकी ट्रांसफर होगा वो भी प्लानिंग कर सकता हूँ। ट्रस्ट का लाइफ स्पैन तो अनलिमिटेड है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि हम जो है वो किसी भी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, इवेंट बेस्ड प्लानिंग, जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया कि वो भी हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की शादी के वक्त जो है आप उसको एक लमसम अमाउंट दें, पैसा दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। खैर, इस बीच में हमारे पास दीपक जी कुछ सवाल भी आ गए हैं, जो कि हमने दर्शकों से कहा भी था कि आपसे सीधा सवाल वो पूछ सकते, तो कुछ सवाल आए हैं, कुछ सवालों को ले लेते फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कानपुर से राजेश मिश्रा का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि क्या ट्रस्ट में बायोलॉजिकल चिल्ड्रन और अडॉप्टेड चिल्ड्रन के लिए अलग अलग शर्तें भी रखी जा सकती हैं? यस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बच्चों के खाली बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ही मेरी ट्रस्ट में बेनिफिशियरी होंगे, अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं होंगे। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं हाँ एडॉप्शन मान लूंगा अगर वो मेरे बच्चे के टाइम एडॉप्शन हुआ, मेरे बच्चे की मृत्यु के बाद जो एडॉप्शन होगा मैं उसको नहीं मानूंगा। राइट, बहुत सारे इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कुछ लोग कहते हैं एडॉप्टेड बच्चा मान लूंगा प्रोवाइडेड वो स्टेप चाइल्ड ना हो। अच्छा, तो वो लोगों की सोच है, पर जो आपकी सोच है वो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं इसमें से मैं कभी भी नहीं कहता कि ये वाली सोच सही है या गलत है, वो आपकी सोच है जी। मेरा काम क्या है, जो आप सोचते हो उसको इम्प्लीमेंट करना। राइट, तो आप हाँ बिल्कुल अलग अलग कर सकते हो। आप कह सकते हो कि एडॉप्टेड बच्चे कभी भी ट्रस्टी नहीं बन सकते, वो बेनिफिशियरी बन सकते हैं खाली। राइट, क्योंकि मुझे अपने ब्लड पे ज़्यादा विश्वास है। आप उस तक कर सकते हो, आप उनको डिनाई कर सकते हो, कम पावर्स दे सकते हो, कम बेनिफिट्स दे सकते हो एडॉप्टेड बच्चों को, जैसे भी आप करना चाहो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, यानी कि आप जितने सिनारे सोच सकते हैं वो सारे के सारे जो है वो बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला सवाल लखनऊ से सरिता गुप्ता का है, ये जानना चाहती हैं क्या ट्रस्ट किसी कानूनी विवाद या तलाक के केस में संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है? 100%। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ट्रस्ट बनाते हैं कि लीगल लायबिलिटीज़ जो हैं, मेरे पर जो लीगल लायबिलिटीज़ आती हैं वो मेरे संपत्ति तक ट्रांसफर ना हो। जो संपत्ति ट्रस्ट के अंदर है वो आपकी संपत्ति नहीं रही लीगली। अच्छा। और जो आपकी नहीं है वो आपसे नहीं छीनी जा सकती आपके एक्शन से। अब मैं अगर कुछ रीसेंट केसेस की बात करूं, जैसे अभी हमने देखा था कि कुछ क्रिकेटर्स के, कुछ फिल्म एक्टर्स के हाई फाई प्रोफाइल काफ़ी डिवोर्सेस हुए थे, वहाँ पे तलाक की नौबत आई, फिर एलिमनी की नौबत आई, संपत्ति के बंटवारे की आई, तो क्या ट्रस्ट उन सारी सिचुएशन से उनको बचा सकती है? 100% बचा सकती है। अच्छा। 100% बचा सकती है। बहुत सारे मेरे पे यंग लोग आते हैं जो शादी करने से पहले ट्रस्ट बनाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं शादी करने वाले हैं, इससे पहले ट्रस्ट बनाएंगे, सामान उसमें ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हमें कोई रिस्क नहीं है कि कल को कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे एसेट्स चले जाएंगे, क्योंकि एसेट्स जो है वो ट्रस्ट का हिस्सा रहते हैं, उस इंडिविजुअल का नहीं। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें ना आपकी जो इनकम साइकिल है बहुत शॉर्ट है, जैसे स्पोर्ट्समैन हुए, एक्टर्स हुए जी, तो ये अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 7-8-10 साल में कमा लेंगे। बिल्कुल। राइट, अब ऐसे में इनका वो जो पीरियड है ना वो बहुत रिस्की है। आपने 10 साल तक मेहनत करी, आपका क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हुआ और कोई तलाक में या लीगल लायबिलिटी में इसमें आपके पैसे ले गए, तो आपकी तो फ्यूचर लाइफ खराब हो गई ना पूरी। तो इस कारण से बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो ऐसा स्टेप लेने से पहले सुरक्षा करते हैं ना। मतलब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो सबसे पहले हेलमेट पहनो ना। बिल्कुल। तो रिस्क लेने से पहले हेलमेट पहनो, वो हेलमेट आपका ट्रस्ट ही है। ठीक है, तो यानी कि जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, ये ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी गाड़ी कमाई जो है वो कोई ऐसे ही ना लेके चले जाए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है फैमिली ट्रस्ट। ट्रस्ट के बारे में ज़रूर पता करिएगा, दीपक जी से आप सलाह ले सकते हैं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, यूट्यूब के शो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जो आकर जो है आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवालों को दीपक जी के पास लेकर जाएंगे और उनके जवाब जो है आप तक वापस पहुँचाएंगे। अगला सवाल सूरत से आया हुआ है कमल मेहता का। ये कह रहे हैं कि क्या प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, इनको भी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए ट्रस्ट से फायदा हो सकता है? तो मैम आपने IL&FS का केस सुना? उसमें SFI ने गए और उन्होंने कहा कि भाई घोटाला हुआ। हाँ। उन्होंने किन किन की संपत्ति जब्त की आपको पता है? जो ऑडिटर था उनके यहाँ जो आर्टिकल क्लर्क काम कर रहे थे जी, जो वहां पे किस पे आए थे इंटर्नशिप के लिए, उनके बैंक अकाउंट तक सीज कर दिए। अगर आप डायरेक्टरशिप पोजीशन में हो, आप सर्जरीज कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो आपकी तो 100% लायबिलिटी है। तो अगर आप कॉर्नर ऑफिस में बैठे हो, कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ पे लीगल लायबिलिटी के चांसेस हैं, और बहुत सारे लोगों को हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जो ऊंचा मकान होता है ना उसके ऊपर ज्यादा लोगों की नजर होती है। नहीं,
अगर आप पे कुछ है ही नहीं तो कौन आपके पीछे पड़ेगा, पर अगर आप पे है सामान तो हर आदमी चाहेगा कि आपसे कैसे छीने। तो आप उससे पहले सुरक्षा करिए। अच्छा। अगर आप इन टाइप के प्रोफेशंस में हो, जैसे CXO हो, CFO हो, आप डॉक्टर्स हो, आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो जहाँ लीगल लायबिलिटी के चांस हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने पर्सनल एसेट्स को ट्रस्ट में क्रिएट करें। अच्छा। राइट, और उनको उस अपना जो प्रोफेशन का रिस्क है वो उन पर्सनल एसेट तक ना जाने दें। ठीक है। और वो ट्रस्ट ही वो तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आज की जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं उन सब का एक रामबाण इलाज है ट्रस्ट। बिल्कुल है। तो लेकिन ट्रस्ट से जो है थोड़ा ये भी हमें बताइए कि जैसे लेनदार है, कोर्ट है, अब वहाँ पे कुछ केस वगैरह चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो उसमें अगर कोई संपत्ति जब्त होने वाली है तो उससे ट्रस्ट जो है वो हमारी मदद कैसे कर रहा है, कैसे बचा रहा है हमारी संपत्ति को? देखिए, अगर ऑलरेडी केस है हाँ, तो ट्रस्ट नहीं बचा सकती। ठीक है। और अगर ट्रस्ट पहले बन चुका है और केस बाद में हुआ है तो बचा सकते। तो कैसे? तो खाली वो उसी संपत्ति को जाएगी जो ट्रस्ट के अंदर है। अच्छा। क्योंकि केस किस पे हुआ है? व्यक्ति पे हुआ है, एक और इंडिविजुअल। संपत्ति किसकी है? वो ट्रस्ट की है, तो बच गया। अच्छा। इट्स अ सेपरेट एंटिटी देन यू। आप समझ लो ना, आपने एक दूसरी जगह चीज क्रिएट करी और वहां पे डाल दिया। हाँ, उसमें अगर लेनदार से प्रॉब्लम है तो IBC का एक कोड है जो कहता है until 2 years a gift can be challenged। ओके। राइट, तो 2 साल तक केस मत होने दीजिए ट्रांसफर के बाद, तो 100% सुरक्षा है। 2 साल के अंदर अगर केस हो गया ट्रांसफर के कराने के बाद, तो शायद कोर्ट कहेगा तुम जानते थे तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है इसलिए तुमने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा। पर अगर 2 साल के बाद हुआ, वो मोरेटोरियम पीरियड क्या है? 2 years। ओके। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कभी भी दुनिया में किसी को नहीं पता उसके ऊपर केस कब होगा। तो आप जल्दी से जल्दी ट्रस्ट बना के उसमें एसेट ट्रांसफर करिए। जो 2 साल पार करते जाएंगे वो एसेट सिक्योर होते जाएंगे। ओके। और हम इसमें ट्रस्ट में जो है वो कुछ भी तरीके की शर्तें जो है वो रख सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी अगली पीढ़ी को जाए, और उसके बाद जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी मैं कुछ संरक्षित करके रखना चाहती हूँ। आपके तो 50% भी डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरेशन, रिमेनिंग 50% टू द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा। मैं उसमें विड्रॉल के रूल्स बना सकता हूँ। अगर ट्रस्ट की इनकम 1 साल में 15% की हुई तो 10% डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अच्छा। अगर नहीं हुई 15% से नीचे 10% की हुई तो खाली 5% जाएगा। मैं इनकम और कॉर्पस का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर सकता हूँ कि इनकम इस हालत में जाएगी, कॉर्पस इस हालत में जाएगी। राइट, मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं ट्रस्ट को फोर्स कर सकता हूँ कि मेरे हर एक बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस लेने का काम तुम्हारा है, तुम बाय करोगे। ओके। राइट, तो जिससे कि जो एक रिस्क है ना, हेल्थ का रिस्क, उसको ट्रस्ट बाय करके रखेगा बच्चे के लिए। अच्छा। अपने मेंबर्स के लिए, अपने बेनिफिशियरीज के लिए, जिससे कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सोच नहीं सकते, मैं ट्रस्ट के अंदर कर सकता हूँ। तो सोच सकते हैं आप कि ट्रस्ट जो है वो कितना काम आ सकती है। अगर आपकी संपत्ति बहुत ज़्यादा है और आपको कहीं ना कहीं ये मन में डर रहता है कि पता नहीं मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है मेरे बच्चे और आने वाली जो और पीढ़ी है उसकी अगली पीढ़ी जो है वो सही तरीके से करें, तो ट्रस्ट जो है वो एक ऐसा आपके लिए रामबाण इलाज बन सकता है जो आपकी सारी मर्ज की दवा जो है वो अपने साथ लेकर आएगा। आप किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें दे सकते हैं, किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और वो सब जो है मान लिए जाएंगे। और सबसे अच्छा पॉइंट जो आपने आज बताया है कि जितने आजकल लोगों के डिवोर्स केसेस वगैरह चल रहे हैं उसमें भी जो है वो ट्रस्ट काफ़ी हद तक मददगार जो है हमारे लिए साबित हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, रेवोकेबल और इररेवोकेबल ट्रस्ट में टैक्सेशन में क्या फर्क आ जाता है? देखिए, पहले रेवोकेबल ट्रस्ट वो ट्रस्ट है जिसमें सेटलर या किसी के पास पावर है कि ट्रस्ट को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। अच्छा। और डिसॉल्व करके ये ओरिजिनल के पास वापस चला जाएगा। ओके। इररेवोकेबल वो ट्रस्ट है जिसमें एक बार संपत्ति डाल दी तो ये डिसॉल्व नहीं होगी, अब ये ट्रस्ट की ही बनी रहेगी और जब बेनिफिशियरी को देनी हो उस टाइम चली जाएगी। ठीक है। अब रेवोकेबल ट्रस्ट में एक जो फीचर है वो क्या है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज नॉट अ ट्रांसफर। तो जब इनकम टैक्स एक्ट उसे ट्रांसफर ही नहीं मानता तो एक ट्रस्ट में 3 इंसिडेंट्स हो सकते हैं टैक्स के। पहला इंसिडेंस क्या है, जब आपने प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर करी तो क्या टैक्स लगेगा। ठीक है। दूसरा है जब इस ट्रस्ट ने कमाया इस एसेट से उस पर क्या टैक्स लगेगा। ठीक है।
तीसरा, कल को ये ट्रस्ट इस एसेट को बेचता है या बेनिफिशियरी को देता है तो क्या टैक्स लगेगा। ठीक है। अब जब रेवोकेबल ट्रस्ट में वो मान ही नहीं रहा कि ये ट्रांसफर है, राइट, इनकम टैक्स एक्ट, तो टैक्सेशन कभी भी ट्रस्ट पे नहीं आएगा। अच्छा। वो जो दे रहा है उसके ऊपर ही लगा रहेगा, मतलब वो इंडिविजुअल पे रहेगा जिसने प्रॉपर्टी डाली, इनकम भी उसी की इनकम में ऐड होगी। अच्छा। और जब वो सेल करेगा तो ये माना इसी ने सेल करा। अच्छा। ठीक है, पर इररेवोकेबल में वो मान लेता है कि ट्रांसफर हो गई। अच्छा। अब ट्रांसफर हो गई तो अब हम देखेंगे दो बार, क्या ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है या स्पेसिफिक ट्रस्ट है। अच्छा। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट वो है जिसमें ट्रस्टी पे पावर है ये डिसाइड करने की किसको क्या मिलेगा। तो वो मैंने 5 बेनिफिशियरी बनाए, ट्रस्टी को डिस्क्रिशन दे दी। डिस्क्रिशन मतलब उसकी चॉइस है, 0 to 100 किसी भी बेनिफिशियरी को दे सकता है। ओके। अब किसी भी बेनिफिशियरी का शेयर तो डिटरमाइंड नहीं है। अब इनकम टैक्स एक्ट किससे लेगा टैक्स, तो वो तो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं किसके पास है, ट्रस्ट ही देगा। ओके। तो इसमें रूल है MMR का, मैक्सिमम मार्जिनल रेट का टैक्सेशन लग जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी MMR मैक्सिमम रेट लग गया टैक्स का, इसलिए हमें डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट नहीं बनानी चाहिए। मेरे 95% क्लाइंट ऐसे हैं जो आज भी MMR पे हैं। ओके। क्योंकि उनकी इनकम 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए साल है, तो जो ऑलरेडी MMR पे उसको दोबारा उसमें डालने के बाद भी MMR लगे तो उसको नुकसान नहीं है। वो तो उसी स्थिति में होगा ना, पहले ट्रस्ट में डालने से पहले MMR था, आज डालने के बाद भी MMR, तो नुकसान नहीं है जी। ठीक है। तीसरा अब इंसिडेंस ये है, अगर ट्रस्ट स्पेसिफिक है तो क्या होगा। ये इररेवोकेबल स्पेसिफिक ट्रस्ट है। ओके। अब इसमें ये बेनिफिशियरी की इनकम में ऐड हो जाएगा। अच्छा। अब बेनिफिशियरी के स्लैब रेट्स के हिसाब से हो जाएगा। ट्रस्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ट्रस्ट अपने आप में एसएससी नहीं है, वो रिप्रेजेंट करता है किसी को। या तो वो रेवोकेबल ट्रस्ट है तो सेटलर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो इररेवोकेबल ट्रस्ट है तो बेनिफिशियरी को रिप्रेजेंट करेगा और उनके बिहाफ पे टैक्स दे देगा। ओके। मैं ये भी समझना चाहती हूँ, रेवोकेबल ट्रस्ट जो है वो कोई क्यों बनाएगा और इररेवोकेबल किस सिनेरियो में बनाई जाती है, क्योंकि इनमें अंतर तो काफ़ी आ जाता है। एक में तो आपने कभी भी अपनी संपत्ति जो है वो वापस अपने नाम कर ली, और दूसरे में आप नहीं कर पा रहे हैं, कभी भी एक बार चली गई तो चली गई। तो ये दोनों सिनेरियोज इतने डिफरेंट हैं, इसमें कब व्यक्ति जो है वो सोचता है कि भाई मुझे रेवोकेबल बनानी है, इररेवोकेबल बनानी है, कब बनानी है? अगर मेरे पे ऑप्शन हो तो मैं हमेशा रेवोकेबल बनाऊंगा। अच्छा, कि भाई कभी भी अपनी संपत्ति वापस ले ली, क्योंकि मैं फ्लेक्सिबिलिटी है ना भाई। मैंने कहा कि मेरे बाद मेरी वाइफ को, मेरे वाइफ के बाद मेरे दोनों बच्चों को 50-50, और ये रेवोकेबल ट्रस्ट है, तो मैं कभी भी चेंज करूंगा, वापस ले लूंगा। मेरे बच्चों को एश्योरेंस नहीं है, वाइफ को एश्योरेंस नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में। ठीक है। अगर यही मैं रेवोकेबल कर दूं तो वो तो कहेंगे कि भाई हमारा तो हो गया है सामान, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते इस पे। ओके। तो वो नुकसान है ना जी। तो अगर मेरे पे हो, हाथ में हो, तो मैं रेवोकेबल बनाऊंगा। पर प्रॉब्लम क्या है, रेवोकेबल ट्रस्ट में एसेट प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अच्छा। क्योंकि वो कोर्ट क्या कहते हैं, तुमने ट्रांसफर कहाँ किया, तुम तो अपने पास रखी हुई पावर, आपको एसेट प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो चीज अब आपकी नहीं रही, ट्रस्ट की हो गई। अच्छा। है ना, मैंने कहा ना टाइटल चेंज हो गया, पर टाइटल तुमने ऐसा चेंज किया इसको वापस तुम अपने नाम कर सकते हो, टाइटल चेंज कहाँ हुआ? ठीक है। राइट, इसलिए इररेवोकेबल ट्रस्ट से एसेट प्रोटेक्शन मिलती है, रेवोकेबल से नहीं मिलती। और इस कारण से बहुत सारे लोग जिनके एसेट प्रोटेक्शन प्रॉब्लम है, उसके लिए कहूंगा इररेवोकेबल बनाओ। अगर उसकी एसेट प्रोटेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, इनहेरिटेंस प्रॉब्लम है कि मेरे बाद ये इसको जाए और उसके बाद इसको जाए, ये इंश्योर करना चाहता हूँ, तो या मैं प्रोबेट अवॉइड करना चाहता हूँ। अच्छा। प्रोबेट मतलब विल को कैसे हम लीगली एनफोर्स कराते हैं कोर्ट से, वो कोर्ट में जाने की झंझट, तो मैं कहूँगा रेवोकेबल बनाइए। आपको इररेवोकेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने हाथ में कंट्रोल रखो। क्यों देते हो कंट्रोल किसी? और एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, हमने ट्रस्ट बना दी, अब होता है कि हस्बैंड ने ट्रस्ट बना दी और उसमें जो है उसने अपनी वाइफ को बच्चों के नाम पे कर दिया, और मान लीजिए इस बीच में पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाता है, तो उस सिनेरियो में फिर क्या होता है? क्या वो चेंजेस करना ट्रस्ट के अंदर पॉसिबल रहता है? जनरली जब मैं ट्रस्ट बनाऊंगा ना, तो मैं उसमें माय वाइफ लिखकर उसका नाम लिखूंगा। मतलब आपने साथ में एक टैग यूज किया कि माय वाइफ। इफ शी इज नॉट माय वाइफ, शी इज नॉट अ बेनिफिशियरी। ओके। ओके, बिकॉज वो रिश्ता ही उसको बेनिफिशियरी बना रहा है, वो पर्सन नहीं बन रहा। अच्छा, ये रिश्ते को हम बेनिफिशियरी बनाते हैं ट्रस्ट में, ना कि किसी इंसान को। बच्चों को के साथ नहीं करूंगा ऐसा।
बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, बच्चे तो मेरे चाहिए रहेंगे। पर स्पाउस के केस में माय स्पाउस, ओके, और उसके आगे नाम लिखूंगा। अगर वो स्पाउस नहीं रहे तो उनको दे आर नो लॉन्गर बेनिफिशियरीज, राइट। आप उसको स्पेसिफाई करना चाहते हो, क्लॉज में भी डाल सकते हो। If any spouse remarries or divorce, they will no longer be beneficiary। वो सब आप प्रोटेक्शन डालेंगे। ठीक है, तो तमाम प्रोटेक्शंस जो है वो भी आप डाल सकते हैं। खैर, इस बीच में कुछ और सवाल भी हमारे पास आ गए हैं, कुछ और सवाल भी ले लेते हैं। मेरठ से प्रिया वर्मा का सवाल आया है, ये कह रही हैं कि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्यों लगता है और उसका प्रभाव क्या होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट इसलिए लगता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं पता किसको कितना टैक्स करना है, क्योंकि इसका ओनर तो है ही नहीं कोई, तो 0 to 100 कोई भी ओनर हो सकता है। तो कहते हैं मैक्सिमम ले लो। मान लो कि सारा पैसा एक ही के पास जा रहा था और वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में था, इसलिए हमने ले लिया। अच्छा, ठीक है, ये आपको यही क्वेश्चन था ना कि क्यों लगता है? हाँ, तो इसी वजह से लगता है। ठीक है, अगला सवाल पानीपत से नीरज बंसल का है। ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट की इनकम पर टैक्स कौन देगा, सेटलर, ट्रस्टी या फिर बेनिफिशियरी? नहीं, डिपेंड करता है कौन सी ट्रस्ट है। अच्छा, अगर रेवोकेबल ट्रस्ट है तो सेटलर देगा, है ना, सेटलर के बिहाफ पे ट्रस्ट देगा। इररेवोकेबल है तो बेनिफिशियरी देगा। अच्छा, डिस्क्रिशनरी है तो ट्रस्ट देगी। अच्छा, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सिंपल आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब कि काफ़ी हद तक सिचुएशन पे जो है वो निर्भर करता है कि कौन देगा। मुंबई से संध्या रानी का सवाल है, ये जानना चाहती है कि क्या ट्रस्ट को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है और इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या तैयारी ज़रूरी है? नहीं, तो हर ट्रस्ट को हर हालत में हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हम ट्रस्ट कैसे बनाते हैं? हम सबसे पहले ट्रस्ट की डीड बनाते हैं, डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करते हैं और फिर इसका पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। अच्छा, पैन कार्ड अप्लाई करके हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे और डीमैट अकाउंट वगैरह खोलेंगे और पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मतलब पैन कार्ड होते ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो 0 रिटर्न हो। 90% केसेस में ट्रस्ट की अपनी रिटर्न 0 की होगी, क्योंकि या तो उसको दे रहा है, सेटलर को दे रहा है इनकम, या बेनिफिशियरी के नाम से टैक्स भरा जा रहा है। ठीक है, अगर वो डिस्क्रिशनरी होगी तो उसके नाम से रिटर्न, पर 0 रिटर्न तो भरनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। और अगर किसी के पास भारत में भी संपत्ति है, विदेश में भी संपत्ति है, तो ट्रस्ट हमें कहाँ की बनानी चाहिए वहाँ पे? नहीं, देखिए, इंडियन ट्रस्ट शुड होल्ड इंडियन एसेट्स। अच्छा, फॉरेन ट्रस्ट शुड होल्ड फॉरेन एसेट्स, ये बेसिक रूल है। अच्छा, तो मैं इंडियन ट्रस्ट में खाली इंडियन एसेट्स डालूंगा, बाहर के एसेट्स नहीं डाल। और उसका मेजर रीजन क्या है कि फेमा के बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं जब इंडियन संपत्ति बाहर जाती है या बाहर की संपत्ति इंडिया में आती है। अच्छा, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है। मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा। तो इन जनरल इंडियन ट्रस्ट इज फॉर इंडियन एसेट्स, फॉरेन ट्रस्ट इज फॉर फॉरेन एसेट्स। ठीक है, तो अगर आपकी भारत में संपत्ति है तो भारत में ट्रस्ट बनाइए, अगर आपकी साथ में विदेश में भी है तो विदेश में अलग से जो है आप ट्रस्ट बना सकते हैं। और अगर दादा दादी जो है वो चाहते हैं कि वो पोते पोती के लिए जो है एक ट्रस्ट बनाएं, तो ऐसे में वो कैसे कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि दादा दादी ने आगे बीच में माता पिता को बच्चों के नहीं बीच में शामिल किया, लेकिन सीधा पोते पोती के लिए जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो सेटलर ट्रस्टी दोनों बन सकते हैं। वो सेटलर ट्रस्टी बन जाए जब तक वो अलाइव है। मोस्ट प्रोबेबली दे विल पास अवे बिफोर द ग्रैंड चाइल्ड टर्न्स मेजर जी। तो उस इंटरमीडिएट पीरियड में कौन उस ट्रस्ट का ध्यान रखेगा, वो लोग उसमें अपॉइंट करने पड़ेंगे। पर बेनिफिट हमेशा उनके ग्रैंड चाइल्ड को जाएंगे एट द एज दे हैव स्पेसिफाइड अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन दे हैव स्पेसिफाइड। कि भाई मेरे ये समझ लो, आप कहते हो मैंने एक ट्रस्ट बनाई, उन्होंने कहा कि दिस इज द एजुकेशन ट्रस्ट फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन, तो उसमें और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। जो बच्चा पढ़ाई करता रहेगा उसके पैसे मिलते रहेंगे और ये मेरी फ्यूचर जनरेशन के सब बच्चों को मिलेंगे। अच्छा, है ना। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के जो उसने समझ लो 10 करोड़ रुपए उसने ट्रस्ट में डाले, 1 करोड़ रुपए की कमाई हो, उसने 1 करोड़ रुपए बांट दिए ग्रैंड चिल्ड्रन की इस जनरेशन को। अब वो 10 करोड़ रुपए टिके रहे अगली जनरेशन के लिए, फिर उसने 1 की जगह अब 2 कर दिए क्योंकि अब पढ़ाई महंगी हो गई। तो इट विल कंटिन्यू ओवर जनरेशन ओनली फंडिंग ग्रैंड चिल्ड्रन एजुकेशन एंड फ्यूचर जनरेशन एजुकेशन। तो उस तरीके के लोग बनाते हैं, इट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स। ठीक है, तो देखिए आपने कि ट्रस्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो कितने सारे हैं। लेकिन आखिर में मैं बस यही जानना चाहूँगी, हमारे जितने दर्शक आज हमारा शो देख रहे हैं, अगर आज वो एस्टेट प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं, ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो कौन सी 3 बातें आप उन्हें बताना चाहेंगे? सबसे पहले डिसाइड करें आप क्या चाहते हैं। 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता मैं चाहता क्यों, मेरे बाद क्या होगा, किस संपत्ति के साथ क्या होगा, क्या क्या इसमें रिस्क है,
क्या क्या रिस्क मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाएं। ठीक है। जब आपने वो लिस्ट बना ली, उसके बाद देखें कौन सा मीडियम है जो इंश्योर करेगा। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप जब सारे मीडियम्स को देखेंगे, सारे तरीकों को देखेंगे, आपको आखिर में समझ में आएगा ट्रस्टी तरीका है जो बिना कॉम्प्रोमाइज के ये चीज कर देगा। राइट। तीसरा, इसकी ड्राफ्टिंग एक स्पेशलिस्ट से कराएं। नॉर्मल लॉयर एक अच्छी ट्रस्ट नहीं बना सकता, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना सकता, क्योंकि वो उस सिचुएशंस को उन्होंने फेस नहीं किया। राइट। अगर एक स्पेशलिस्ट लॉयर होगा, मुझे लगता है जो स्पेशलिस्ट है वो बेहतर बता भी पाएंगे कि अच्छा ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे करो, मतलब वो 10 सिचुएशन निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास 10 तरीके के क्लाइंट इसी चीज के लिए आते हैं जी, और उन्होंने वो सिचुएशंस देखी हैं और उन्होंने देखा है। और कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस परफेक्ट बनाता है जी। तो जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होते रहेंगे अलग अलग, वैसे वैसे उसकी ट्रस्ट डीड बदलती रहेगी। तो जब मैंने ट्रस्ट डीड बनानी शुरू करी और आज की डेट में मेरी डीड में बहुत चेंज आया। क्यों? क्योंकि मुझे कई ट्रस्ट में दिखे कि ये इश्यूज क्रिएट हुए, तो मैंने उसके अगेंस्ट क्लॉजेस डाले। और जो मैं आज ट्रस्ट डीड बना रहा हूँ और आज से 10 साल बाद बनाऊंगा, और 10 साल बाद वाली 100% बेटर होगी आज से। उसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो 10 साल के हैं उस डीड में चले जाएंगे। और वो स्पेशलिस्ट, और जो आदमी उस चीज में स्पेशलिस्ट है वही वो काम कर सकता है, क्योंकि उसका रोज का काम ही वही है। बिल्कुल, ये तो आपने बात सही की है कि जो व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है वही वो जो है आपको बेहतर सलाह दे पाएगा। तो इसलिए अगर आप भी अपनी ट्रस्ट बनवाना चाहते हैं तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि दीपक जी आपकी मदद करें तो अपने सवाल जो है वो हमें ज़रूर भेजिएगा। यूट्यूब पर आपको जाना है, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जो हैं वो टाइप करने हैं और हम दीपक जी के पास आपके तमाम सारे सवाल जो है लेकर जाएंगे। और दीपक जी जो है अगले एपिसोड में, अगले शो में आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने जो है बहुत अच्छे से आज हमें ये समझा दिया कि कैसे जो है वो ट्रस्ट हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो देखा आपने कि एस्टेट प्लानिंग में सिर्फ वसीयत जो है वो जरूरी नहीं है, बल्कि ट्रस्ट की अपनी एक अलग अहमियत है और कहीं ना कहीं वसीयत से कहीं ज्यादा बेहतर भी है। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट न केवल आपकी मर्जी को लागू करता है बल्कि आपकी संपत्ति को विवाद से भी बचाता है, टैक्स का बचत का जरिया बनता है और अगली पीढ़ी को अगर आप विरासत देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी विरासत जो है आपकी अगली जनरेशन्स तक जाए, तो सुरक्षित उस रखता है तमाम आपकी विरासत को, ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को आपकी सारी विरासत मिल पाए। तो अगर अब तक आपने एस्टेट प्लानिंग नहीं की है तो आज से ज़रूर शुरुआत कीजिए।